तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल का दूसरा लेक्चर। और आज हम लोग इसमें जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें एक बॉडी जिस प्लेन से फेंकी जाएगी ये उसी प्लेन पर आकर गिरेगी, जिसका डिस्कशन मैं लास्ट में किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा हम लोग। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉडी है, कोई पिंड है, ठीक है, इसे थ्री आई कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है। अब आप देखें तो वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट होता है, ये y कंपोनेंट होता है, यानी x एक्सिस में भी वेलोसिटी है पार्टिकल में, y एक्सिस में, यानी वो आगे भी बढ़ेगा और ऊपर भी जाएगा, तो उसका पाथ ऐसे प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है बताइए कि अगर कोई बॉडी जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से फेंकी जाए, इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जाए, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बताना है। यानी हमें बताना है इसकी महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज परास, उड्डयन काल और प्रक्षेपण को। ठीक, इतनी चीज़ें बतानी है। तो चलिए हमने मान लिया इसको, ठीक है, कि माना कि ये बॉडी जो है ये प्रक्षेपण को निकाला, मान लीजिए क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकी गई है। तो अगर हम मान लें कि इस बॉडी को हमने क्षैतिज से थीटा एंगल पर फेंका है, ऐसे गई होगी, ऐसे आएगी, और फेंकते समय इसकी स्पीड क्या है, u वेलोसिटी से फेंका, और हमने मान लिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा है। सो हम लिख लेना कि माना पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया, लेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी थीटा। अब हम इस स्पीड के अगर दो कंपोनेंट करें, एक्स एक्सिस खींची हुई है, वाई एक्सिस हमने खींची, एक कंपोनेंट ये आ गया u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट ये आ गया, ये हो गया u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा। ये वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट हैं, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो u के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि u वेक्टर बराबर होगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। तो इस वेक्टर का ये क्या है, अगर इस वेक्टर को हम नाम दे दें कि ये वेक्टर जो है ये चलिए ux वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है ये uy वेक्टर है। तो u cos थीटा क्या है, ये जो ux वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड है, क्षैतिज घटक का परिमाण, और ये uy वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ux वेक्टर और uy वेक्टर u के दो कंपोनेंट हैं। ठीक, तो u वेक्टर इक्वल टू होगा ux वेक्टर, u वेक्टर बराबर होगा ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर। क्लियर है, ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर बराबर होगा u वेक्टर, भाई ये दोनों u के कंपोनेंट है तो दोनों का सम u के बराबर होगा। अच्छा, ux वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझिएगा बात को, किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ux वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, u cos थीटा, और डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस। तो x एक्सिस को कौन डिनोट करता है, i कैप। तो ux वेक्टर को लिखा जा सकता है u cos थीटा i कैप। ऐसे ही ui वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, u sin थीटा, ये लिखा मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है y एक्सिस के लॉन्ग, जिसको हम लोग दिखाते हैं j कैप से। ठीक, तो अगर जो वेलोसिटी क्वेश्चन में दी गई थी और जो हमने उसका प्रोजेक्शन एंगल थीटा मान के निकाली है, ये सेकेंड इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर कर ले हम लोग, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, u cos थीटा। तो इससे हमें ये मिलता है कि u cos थीटा जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और u sin थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हमें दो चीज़ें मिल गई, 3 और 4 आप डाल सकते हैं इक्वेशन।
कि हमें ये पता लग गया कि इस पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा उसकी वैल्यू क्या है 3, जो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा उसकी वैल्यू क्या है 4। यही इस क्वेश्चन में हम लोगों के लिए मेन चीज़ थी, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, चलिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है उड्डयन काल का, 2u sin थीटा अपॉन g। 2 को ऐसे ही रहने दिया, u sin थीटा की वैल्यू क्या है 4 और g की वैल्यू चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन में 10 दी गई है। 9.8 दी जाए तो 9.8 ले लेगा, अभी हमने मान लिया 10 दी गई है, तो ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड। ये पहला आंसर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया। सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो पढ़ा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से हम इसको u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। u साइन थीटा की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 20, ठीक, 16 अपॉन 20। तो मैक्सिमम हाइट फिर से 0.8 आ गया, 0.8 मीटर, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0.8 सेकेंड आया था और मैक्सिमम हाइट जो हम लोगों ने निकाली वो 0.8 मीटर आ गई। उसके बाद में क्या निकालना था, रेंज, क्षैतिज परास। रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, या इससे भी हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है कि रेंज का हम बेसिक फार्मूला लगा दें, अगर इससे करके दिखा देते पहले। साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और इस 2 को बिल्कुल अलग किया। u स्क्वायर में से एक u हम साइन थीटा के साथ कर दें, u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर को लिख सकते ना u इंटू यू, तो एक u इसके साथ एक u इसके साथ। अब देखिए 2 u साइन थीटा की वैल्यू 4, u कॉस थीटा की वैल्यू 3, g की वैल्यू 10 और रेंज आ गई 2.4 मीटर। क्लियर हो गई बात, ये इसकी रेंज आ गई 2.4 मीटर। अब इसका एक और मेथड भी बता देंगे हम आपको, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम इक्वेशन 4 और 3 को डिवाइड कर दें, अगर इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, u से u कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू 4/3, और tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 4/3। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं रेंज का एक दूसरा मेथड भी बता दूं आपको। ले लिया आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब रेंज निकालने का सेकंड मेथड आप देख लीजिए, जरा इधर बता देता हूं। रेंज जो है, जो आपका थर्ड या फोर्थ को थर्ड पार्ट था, रेंज माने यहाँ से फेंका और यहाँ आके गिरा, ये डिस्टेंस। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होता है वो t, तो हमें पता है कि t समय में जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आई है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ है। तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है पिंड का क्षैतिज विस्थापन, और कितने टाइम में हुआ ये? जितने समय में पिंड यहाँ से यहाँ आया, यानी कैपिटल T समय में। किस स्पीड से हुआ है? ये दूरी इस स्पीड से तय हुई है और बिना किसी एक्सेलेरेशन के। आप जानते हैं क्षैतिज गति में त्वरण कभी होगा नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो क्षैतिज गति के लिए सीधे सीधे सूत्र लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल। ये दूरी किस साथ तय हुई? u cos थीटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड
इंटू कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। अब देखिए यू कॉस थीटा की वैल्यू पता है 3 और कैपिटल टी निकला था अभी 0.8, तो यहाँ से रेंज आ गई 2.4 मीटर। देख रहे हैं? तो इस मेथड के कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा हो गया। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग इंटू समय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है कि एक 25 मीटर ऊंचा एक स्टेडियम में एक हॉल है। इंडोर स्टेडियम होते हैं ना आजकल, तो एक इंडोर स्टेडियम है जिसके हॉल की जो हाइट है, यानी जो उसकी छत है, वो 25 मीटर की हाइट पर है। अब इस हॉल में एक बॉल जो है वो फेंकी जाती है 50 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से। इस तरह से फेंकी जाती है कि ये हॉल की छत से टकराती नहीं है, बस उसको टच करते हुए दूसरी तरफ जाकर गिरती है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए गेंद की हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो देखिए जरा, ये हॉल का ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल ऐसे फेंकी गई 50 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे जाएगी ऐसे गिरेगी। तो यहाँ से मान लीजिए फेंका इसको, ये ऐसे जाके ऐसे गिरती है, और ये जो है वो कह रहा है ये उसकी छत पर कोई टक्कर नहीं मारती, बस उसको छूते हुए दूसरी तरफ उसको छूते हुए जो है जाकर गिरती है, बस जस्ट टच करते हुए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो छूते हुए जा रही तो इसका मतलब कि जो आप कह रहे हो ना हॉल 25 मीटर हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये जिसके ऊपर वो नहीं जाती, ये मैक्सिमम हाइट भी फिर 25 मीटर हो जाएगी, क्योंकि छत को छूते हुए ऐसे गिरी। अब हमें ये बताना है कि इसकी ये जो रेंज है कितनी दूर जाके ये बॉल गिरी, ये बताना है। स्पीड वो बता रहा है कि जब फेंकी गई, आप जानते हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन होती है। तो अगर हम इसके बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु पर स्पर्शिका खींचे, इनिशियल पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये हमें पता है कि ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी गई है। किस एंगल पर वो नहीं पता, तो हमने थीटा मान लिया। अब अगर ये प्रोजेक्शन एंगल निकल आएगा, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा पान जी, तो u तो पता है, थीटा नहीं पता। अगर थीटा पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो ये थीटा कैसे पता करेंगे हम लोग, देखते हैं जरा। तो ये थीटा किस तरह से पता किया जाएगा वो देखिए जरा। सबसे पहले अगर आप देखें तो जब ये बॉल हॉल की छत को छूते हुए दूसरी तरफ गई, इससे बस एक चीज़ मिल रही है हमें कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 25 मीटर होगी। तो बॉल की मैक्सिमम हाइट जो है वो 25 मीटर हमें पता है। तो जो चीज़ पता है उसी का फार्मूला लिख दीजिए। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है h = u² sin² थीटा अपॉन 2g। h हमें पता है 25 मीटर, u की वैल्यू पता है 50 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार 50 लिख दिया, sin² थीटा अपॉन 2 और g की वैल्यू 10। ठीक, g की वैल्यू 10 ले ली, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 500 हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा 50 × 50 sin² थीटा। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को नीचे ले आइए तो ये आ गया आपका sin² थीटा = 1/5। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/√5। अब ये sin थीटा की ऐसी वैल्यू आई है कि इससे हमें थीटा नहीं मिलेगा। सपोज दैट अगर ये 1/2 आ जाता तो पता लगता थीटा 30 है, √3/2 आ जाता तो पता लगता थीटा 60 है। तो कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिससे थीटा निकल आएगा इस तरीके से, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि sin थीटा की इसी वैल्यू से हम लोग cos थीटा निकाल लेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जानते ही हैं, cos थीटा =
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, जब इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 1/5 आएगा, 1 में से 1/5 घटाओगे तो 4/5 आ जाएगा, और 4/5 का रूट लोगे तो 2/√5 आ जाएगा। तो हमें कॉस थीटा पता लग गया और साइन थीटा पता है, तो हमने थीटा नहीं पता किया, कॉस थीटा और साइन थीटा पता कर लिया। और इसके आगे आज शायद समझ गए होंगे, अभी मैंने आपको रेंज एक क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी ना इससे पहले वाले में, तो शायद आपको हिंट मिल गया होगा, नहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ। रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे u² sin 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ से r इक्वल टू u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। क्लियर है? अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे। r u की वैल्यू है 50 का स्क्वायर 2 साइन थीटा की वैल्यू है 1/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू है 2/√5 और अपॉन जी की वैल्यू 10। ठीक, √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 का इसमें 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 50। तो r इक्वल टू 50 का स्क्वायर इंटू 4, 2 इंटू 2 4 और नीचे 50 हो जाएगा, √5 इंटू 10 स्क्वायर कैंसिल, r इक्वल टू आ गया 200 मीटर। क्लियर हो गई बात? तो आज आप देख रहे हैं जितने भी सवाल हैं इसमें रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले जो है वो यूज़ में आ रहे हैं, क्योंकि आज के सभी सवालों में बॉडी को जिस प्लेन से फेंकते हैं वो उसी प्लेन पर जाकर गिरती है। ये फार्मूले मैंने लास्ट टाइम बताया था, सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब ऐसा हो। अगर एक लेवल से फेंकेंगे और वो किसी दूसरे लेवल पर जाके हिट करेगा पिन, तो फिर ये फार्मूले जो है वो नहीं लगेंगे। और वो कैसे लगेंगे वो मैंने लास्ट टाइम में सारे क्वेश्चन उसी तरह के बताए थे। ठीक, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का थर्ड क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का पाथ बताया था कि पैराबोलिक होता है, और वो जो पैराबोलिक इक्वेशन निकाली थी उस पर बेस क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं। भाई हम लोग 4 फार्मूले हमने इस चैप्टर में प्रूव किए। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट पे बेस क्वेश्चन कर चुके हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, उस इक्वेशन पर बेस क्वेश्चन लगा लेते हैं एक। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि एक तोप है और एक तोप से एक गोला जो है, एक कैनन से एक जो गोला है, ये फायर किया जाता है हॉरिजेंटल से 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक, और ये अपने से 150 मीटर की डिस्टेंस पर एक टावर है, उसके पीक को बस टच करता हुआ और टावर के दूसरी ओर 50 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर गिरता है। टावर के दूसरी ओर, टावर से 50 मीटर की डिस्टेंस पर गिरता है। और टावर जो कैनन है उससे कितनी डिस्टेंस पर थी? उससे वो डिस्टेंस थी उसकी 150 मीटर, तोप से उसकी दूरी 150 थी और दूसरी ओर 50 मीटर दूरी पर जाके गिरी और टावर को, पीक को टच करते हुए। ठीक, तो पक्का है कि ये जो है इसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी। भाई तोप से आपने गोला दागा तो ये गोला जो है, मानी बात है, ऐसे गया होगा। ठीक है, लेकिन ये टावर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इस जगह बिल्कुल मिडिल में होता तो इधर से उसकी जितनी डिस्टेंस है इधर से भी उतनी डिस्टेंस होती। लेकिन टावर जो है वो जहाँ से गोला दागा गया है, ठीक, उससे 150 मीटर की डिस्टेंस पर है और दूसरी ओर जो है वो 50 मीटर की डिस्टेंस पर जाके गिरता है। इसका मतलब सेंटर में नहीं होगा टावर। ठीक, यहाँ कहीं आप मान सकते हैं कि जैसे यहाँ हो टावर और ये इसके पीक को जस्ट टच करता हुआ कितनी डिस्टेंस पर था? ये 150 मीटर की डिस्टेंस पर था और टावर के दूसरी ओर ये 50 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर गिरा। और ये जो फायर किया गया है किस स्पीड से?
स्पीड हमें क्वेश्चन में इस बार नहीं दे रहा है। पीछे भी एक क्वेश्चन लगाया था स्टेडियम के हाल वाला, उसमें स्पीड दे रहा था, एंगल ऑफ पोजीशन नहीं दे रहा था। इस बार एंगल ऑफ पोजीशन दे रहा है कि उसने बताया कि 45 डिग्री के एंगल पर फायर किया गया है, पर किस स्पीड से, हमने मान लिया u वेलोसिटी से, ये नहीं दी गई है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है बताइए इस टावर की हाइट कितनी, h। टावर की हाइट हमें बतानी कितनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ एक चीज़ पता है कि यहाँ से जब यहाँ गिरा है तो इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की, 200 मीटर, 150 + 50 200 मीटर। तो हमें ये तो पता लग गया क्वेश्चन देख करके कि इसकी जो रेंज है वो 200 मीटर है, ये हमें श्योर है। तो जरा देखें, अगर हम रेंज का फॉर्मूला लगाएं तो इससे u निकल आएगा। रेंज का फॉर्मूला लगाएं तो इससे u निकल आएगा, r = u² sin 2θ/g। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला लगा दिया ना, u² sin 2θ/g। रेंज कितनी है, 200, u निकालना है sin 2θ, तो 2θ की वैल्यू है 45 डिग्री और g की वैल्यू मान लीजिए 10 दी गई है, तो ये हो जाएगा 1, 10 इसमें मल्टीप्लाई होकर 2000 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आ जाएगी u² 2000, तो u की वैल्यू आ जाएगी √2000। ठीक है, ये हमें u मिल गया √2000। चलिए अब हमें टावर की हाइट निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। आप ये सोचिए कि जिस समय ये जो तोप से जो गोला निकला है, जिस समय ये यहाँ पर था, टावर की हाइट, टावर के पीक को टच कर रहा था, अगर मैं इस समय पूछूं कि बताइए जिस समय ये गोला यहाँ पर है उस समय उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्षैतिज में तो 150 मीटर आगे बढ़ गया, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर है। इस समय इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले यहाँ था और अब यहाँ है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वर्टिकल हाइट तो यही है ना, नहीं? जब ये यहाँ पर है तो पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस समय इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले जहाँ था और अब जहाँ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये पॉइंट इससे कितना ऊपर, h तो ऊपर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस समय इस तोप से निकले गोले का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब तक 150 मीटर हुआ तब तक उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हुआ है। जिस समय इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर हुआ है उस समय इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, कह सकते हैं। और जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल के पाथ की पैराबोलिक इक्वेशन, y = tan θx - g/2u² cos² θ × x²। इसमें y क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ कहीं उसमें डेरिवेशन यहाँ कहीं एक पॉइंट लिया था और इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुँचा तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y था। तो इस इक्वेशन में y क्या होता है, जब तक बॉडी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हुआ है उस समय उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मैंने बताया था कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट पता हो और दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। और हमें यहाँ यही निकालना है कि जिस समय उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर हुआ है उस समय उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। जब वो क्षैतिज में इतना आगे बढ़ गया तो उस समय वो ज़मीन से कितना ऊपर है, इतना ही तो ऊपर है। तो जिस समय उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर हुआ है उस समय उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है h हुआ है। यानी x = 150 के लिए y = कितना है, h है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एट x = 150 मीटर y = h। x = 150 मीटर पर y कितना है, h है। जब तक क्षैतिज में 150 मीटर आगे बढ़ा उस समय वो ज़मीन से h दूरी ऊपर है। तो यहाँ पे x की जगह अगर 150 रखें, यानी हम ये मान रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर हो चुका है, तो y बराबर आपको h रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो y हुआ है। तो y की वैल्यू हमने रखी h tan 45 डिग्री, x की वैल्यू रख दी हमने 150 माइनस g की वैल्यू 10 2, और यहाँ देखिए u² रखना है। तो u √2000 है तो u² हो जाएगा 2000।
कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 45 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी 150 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यू पता है आपको। tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं, cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2, तो सारी वैल्यू पता है। सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि टावर की हाइट कितनी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो इस तरह से हम लोग टावर की हाइट जो है वो निकाल लेंगे। समझ में आ गई होगी बात आपको? सबकी समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये हम लोगों ने टावर की हाइट जो है वो निकाल ली। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक पार्ट के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और उसके पाथ की इक्वेशन जो है वो y = ax - bx स्क्वायर से डिनोट की गई है, जहाँ a और b कांस्टेंट है और x y जो है ये किसी क्षण उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक। प्रक्षेपण बिंदु से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां, जिस पॉइंट से फेंका उससे x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है किसी क्षण और y उसी समय पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि इसने कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। जिस समय वो मैक्सिमम हाइट पर है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बताना है। चलिए, हमें ये पता है कि जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u स्पीड से फेंकी जाती है, ऐसे जाती है, तो उसके पाथ की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = tan θx - g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले के पाथ की इक्वेशन ये होती है, क्वेश्चन में ये दे रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से अगर कंपेयर करें तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट tan थीटा, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो हमें रिजल्ट ये मिलता है कि tan थीटा = a है। ठीक है, ये एक रिजल्ट मिला। और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ भी है और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, तो यानी हमें ये मिल रहा है कि g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा = b है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करो, इस b को इधर ले आए और u स्क्वायर को उधर भेज दे, तो u स्क्वायर = g/2 b cos स्क्वायर थीटा। ये u स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से u = आ जाएगा √g/2b cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर करके हमने दो चीज़ें तो निकाली। ठीक है, अब जो वो पूछ रहा है उस पर नज़र डालते हैं। पूछ रहा है बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक, तो हम जानते हैं जो पार्ट की प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसकी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे u की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक, इक्वेशन 4 से ये u की वैल्यू यहाँ रखी तो रूट हट जाएगा, g/2b cos स्क्वायर थीटा और आगे है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, g से g कैंसिल हो गया, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो h = आ गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4b। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू अगर इक्वेशन 3 से हम यहाँ रख दें, tan थीटा = a निकाला है भाई, हमें आंसर अपना उन्हीं टर्म में देना है जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं।
और क्वेश्चन में केवल ये इक्वेशन दी गई हमें। और अगर देखें तो इसमें दो ही चीज़ें हैं, ए और बी। से बोला ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक। तो tan थीटा की वैल्यू ए रखेंगे तो a²/4b। तो क्वेश्चन था मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट आ गई a²/4b। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड क्या होगी। हमें पता है कि जिस समय हम फेंकते हैं u स्पीड से, मान लो थीटा एंगल पर फेंका, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। और जब ये हवा में चलता है पिंड, तो उस पर लगातार गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्य करता है। ये स्मॉल डी u को तो इफेक्ट करता नहीं, तो थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही बना रहता है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऊपर की ओर और एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो ये एक्सेलरेशन जो है इस वेलोसिटी को कम करता जाता है। यही वो वेलोसिटी इसके कारण बॉडी ऊपर जा रही है, लेकिन ये लगातार घटता जाता है। और घटते घटते इस पॉइंट पर आकर, आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर आकर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तभी इसके और ऊपर नहीं गया, फिर नीचे गिरना चालू करता है। मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड बचती है मैक्सिमम हाइट पर, वो सिर्फ होती है u cos थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पर वो पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी मान लो v से दिखाएं तो हमें पता है कितनी होगी, u cos थीटा। u की जो वैल्यू है वो रख देते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर चलिए अच्छा u की वैल्यू रख देते हैं हम लोग √g/2b cos स्क्वायर थीटा, ठीक। और इनटू बाहर ये cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा और बाहर आकर इस cos थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो हमें मिल रहा है वो ये है √g/2b। ये वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पर √g/2b। और थर्ड क्वेश्चन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण। तो वो तो आप इस इक्वेशन से निकाल लो, इक्वेशन 3 से। फ्रॉम इक्वेशन 3 tan थीटा इक्वल टू a, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a। तो ये लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a। कोई दिक्कत हो बताइए, सबकी समझ में आ गई बात। तो ये हमने आपको आज 4 क्वेश्चन ऐसे करा दिए जिनमें आपके जो फार्मूले आपने ग्रुप किए थे वो लगते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे कराए थे जिसमें फार्मूले नहीं लगते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कब फार्मूले को यूज़ होगा और कब नहीं होगा। तो इन एग्जाम्पल से आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप अपनी बुक के प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लगाइए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप उनसे पूछ सकते हैं। और मैं अब आपको अगला लेक्चर जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि वो इससे पहले पढ़ाना चाहिए था, पर मैं पहले समझा चुका हूँ आपको कि पहले पढ़ाने या बाद में पढ़ाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन का जो यूज़ होता है वो केवल इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन 9-10 में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले मैंने इसको पढ़ा दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक। तो चलिए इसको लगाइए, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।